हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डी के शर्मा एजुकेशन हब। तो आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 ऑफ 7th क्लास एनसीईआरटी ज्योग्राफी। तो आज के चैप्टर का नाम है आवर चेंजिंग अर्थ। हमारी अर्थ बदल रही है। अगर हम बिलियन ऑफ ईयर्स अगो पहले चले जाएं तो तब से लेके आज तक हमारी अर्थ में चेंजेस आ ही रहे हैं। 99% तो नेचुरल थे, 1% एंथ्रोपोजेनिक है। एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है ह्यूमन कॉस्ट, ठीक है, जो ह्यूमन बींग्स ने चेंजेस करें तो उनको बोल देते हैं एंथ्रोपोजेनिक चेंजेस। तो जो लिथोस्फेयर होता है वो बहुत सारी प्लेट्स में टूटा हुआ है, जिनको हम बोल देते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स। एंड आपको अगर मैं बताऊं कि ये जो प्लेट्स होती हैं ना कॉन्टिन्यूसली मूव कर रही हैं, वो बहुत स्लो मूव कर रही हैं कि हमें पता भी नहीं चलता। और इवन इन प्लेट्स के ऊपर इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं, माउंटेन्स आपको दिखेंगी, घर तो फिर छोटी बात है, बड़ी बड़ी माउंटेन्स दिखेंगी, बड़ी बड़ी रिवर्स दिखेंगी। वो सारी चीज़ें किस के ऊपर हैं? आपके लिथोस्फेयर के ऊपर, लिथोस्फेरिक प्लेट्स के ऊपर, जो कि कॉन्टिन्यूसली मूव कर रही हैं। और कितना मूव करती हैं? जस्ट फ्यू मिलीमीटर्स, हर साल फ्यू मिलीमीटर्स मूव करती हैं। क्यों? क्योंकि नीचे आपने लास्ट चैप्टर में देखा कि जो मैग्मा है वो बनता रहता है। मैग्मा का मतलब था जो रॉक्स मोल्ट कर जाती हैं, मोल्टन रॉक्स को क्या बोलते हैं? मैग्मा। दिस इज़ बिकॉज मूवमेंट ऑफ द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ, क्योंकि अंदर रॉक्स गलती रहती हैं जिससे मैग्मा बनता है। और उसी वजह से ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं ये मूव करती हैं। क्योंकि हमने देखा था वॉल्केनो बना था, कब बना था? मेंटल के अंदर जब रॉक्स मोल्ट कर रही थी। उसके बाद ऊपर होती है क्रस्ट, तो ये हम लिथोस्फेरिक क्रस्ट की ही बात कर रहे हैं। देन मोल्टन मैग्मा जो होता है अर्थ के अंदर वो सर्कुलर मैनर में घूमता है, लाइक दिस। इसके लिए एक एक्टिविटी बताई हुई है आपको साइड में कि आपने क्या करना है, एक छोटा सा कलर्ड पेपर लेना है, जैसे इन्होंने रेड कलर का ले रखा है, एंड उसको बीकर के अंदर डाल देना है और पानी से भर देना है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ट्राइपॉड स्टैंड पे उसको रख दिया बीकर को, और नीचे बर्नर जला देना है। जब बर्नर चलाओगे तो आप नोटिस करोगे कि ये जो पेपर होगा ये कभी ऊपर घूमेगा, कभी ऊपर ठंडे पानी से नीचे की तरफ आएगा। तो दैट्स हाउ हमारा जो मैग्मा होता है वो सर्कुलर मैनर में मूव करता है इन द मेंटल रीजन। ये जो मूवमेंट होती है इन प्लेट्स की, ये चेंजेस कॉज करता है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। तो इन्हीं मूवमेंट की वजह से अर्थ के सरफेस के ऊपर भी चेंजेस आते हैं। और जो अर्थ की मूवमेंट्स हैं उनको हमने डिवाइड कर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस। तो बाहरी फोर्सेस भी हो सकती हैं और अंदरूनी फोर्सेस भी हो सकती हैं। तो जो फोर्सेस इंटीरियर ऑफ अर्थ में एक्ट करती हैं, यानी कि अर्थ के अंदर अगर एक्ट करती हैं, तो उनको बोलते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस, यानी कि ऐसी फोर्सेस जो अर्थ के अंदर है। एंडो का मतलब होता है अंदर। एंड द फोर्सेस दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एक्सोजेनिक फोर्सेस, यानी कि जो अर्थ के बाहर से आ रही हैं। ठीक है, यानी कि जो अंदर की हैं वो है एंडोजेनिक। आपको याद हो हमने एक्सट्रूसिव रॉक्स पढ़ी थी, इग्नियस की टाइप। तो एक्स का क्या मतलब था? बाहरी चीज़। तो एक्सोजेनिक फोर्सेस कौन सी फोर्सेस आएंगी? जो बाहर से लगेंगी अर्थ क्रस्ट के ऊपर। तो इसी तरह से अर्थ मूवमेंट्स को हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक को बोल दिया एंडोजेनिक, दूसरे को बोल दिया एक्सोजेनिक। जो आपका एंडोजेनिक है, इसका मतलब है कि अंदर ये फोर्सेस लग रही हैं। एक्सो का मतलब है ये फोर्सेस बाहर की तरफ लग रही हैं। तो एंडोजेनिक को हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। वन इज़ योर सडन फोर्स, एक सडनली जो आपको फील होगी, और दूसरी है डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस। सडन फोर्सेस में जैसे अर्थक्वेक, वॉल्केनो, लैंडस्लाइड, तो ये सारी सडन फोर्सेस होती हैं, एकदम से आती हैं। यू कांट प्रिडिक्ट देम, एकदम से आ जाती हैं। कौन कौन सी? जैसे आपका अर्थक्वेक, वॉल्केनो एंड लैंडस्लाइड्स। तो ये सारी किस वजह से होती हैं? एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से। अंदर कुछ फोर्सेस लगती हैं जिसकी वजह से सडन फोर्सेस डेवलप होती हैं। और अर्थक्वेक एग्जाम्पल है, वॉल्केनो एग्जाम्पल है, लैंडस्लाइड एग्जाम्पल है, इवन सुनामी एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद आती हैं डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस। ये भी अंदर की फोर्सेस हैं, आपने पढ़ा होगा। दो प्लेट्स आपस में आके जुड़ती हैं और ऊपर को माउंटेन बनाती चलती हैं। तो इसी वजह से हमारे जो हिमालय पर्वत हैं वो विच आर कंसीडर्ड एज द यंगेस्ट माउंटेन्स, 6th क्लास में आप पढ़ चुके हो। तो जब माउंटेन्स बनती हैं तो उनको हम डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस बोल देते हैं। फिर आती हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस। डायस्ट्रॉफिक मतलब दो फोर्सेस साथ में लग रही हैं और अंदर ही लग रही हैं, तो इस वजह से एंडोजेनिक है। तो बिल्डिंग ऑफ माउंटेन्स का जो एग्जाम्पल है वो किसके अंडर आया? ये एंडोजेनिक फोर्सेस में। कौन सा? डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस। अब देखेंगे एक्सोजीनस फोर्सेस। एक्सोजीनस फोर्सेस की बात करें तो इसमें इरोजनल भी हो सकती हैं और डिपोजिशनल भी हो सकती हैं। अगर आपको ध्यान हो, हमने इग्नियस रॉक बनाई थी जब मैग्मा बाहर निकल के लावा की फॉर्म में सॉलिडिफाई कर गया था। फिर यहाँ से छोटे छोटे सेडिमेंट निकले जो कि डिपॉजिट होते गए, और डेपोजिशन की वजह से क्या बन गया था वहाँ पे? सेडिमेंट्री रॉक।
ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि इरोजनल भी हो सकती हैं और डेपोजिशनल भी हो सकती हैं। एग्जाम्पल, रिवर आ गई, विंड, सी वेव्स, ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स को रिवर ऑफ आइस भी बोलते हैं, रिवर ऑफ आइस। इवोल्यूशन ऑफ लैंडफॉर्म्स यहाँ पे आपको दिख गए। नाउ लिथोस्फेरिक प्लेट्स की अगर बात करें तो जो अर्थ का क्रस्ट होता है उसके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी या फिर छोटी छोटी रिजिड और इरेगुलर शेप की प्लेट्स होती हैं जिनको स्लैब्स भी बोल देते हैं, जो कॉन्टिनेंट को कैरी करती हैं और इवन ओशन फ्लोर को भी कैरी करती हैं। अगर आपको लास्ट लेक्चर याद हो तो हमने कुछ इस तरह से देखा था, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ओशनिक क्रस्ट। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो थी 35 किलोमीटर डीप थी, ओशन क्रस्ट आपकी 5 किलोमीटर डीप पे थी, क्योंकि इसके ऊपर क्या होता है, बाकी पानी होता है। तो लिथोस्फेयर को जब हम काउंट करते हैं तो सिर्फ हम ओशनिक क्रस्ट को लेते हैं, ठीक है, पूरी नहीं लेंगे। तो क्या बोलता है कि इरेगुलर होती हैं, लाइक ऊबड़ खाबड़ सी होंगी इस तरह से, तो इनको स्लैब्स भी बोल दिया जाता है। पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट को ये कैरी करती हैं। तो आपकी लिथोस्फेरिक प्लेट्स यहाँ पे आएंगी। जब मेंटल आपका नीचे शुरू हो जाएगा तो उससे ऊपर क्या आएगी सारी, ये लिथोस्फेरिक प्लेट है, ठीक है, यही बात यहाँ पे लिखी गई है। नाउ एंडोजेनिक फोर्सेस कई बार प्रोड्यूस होती है बाय द सडन मूवमेंट एंड एट द अदर टाइम प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट, जैसे डायस्ट्रॉफिक वाली। तो माउंटेन आपकी बिल्कुल स्लो स्लो बन रही है ना, हमें पता थोड़ी चलता है कि माउंटेन की हाइट इंक्रीज कर रही है। तो वही चीज़ लिखी है कि या तो सडनली मूवमेंट हो जाएगी, सडन मूवमेंट में आपको अर्थक्वेक फील होगा, वॉल्केनो फील हो सकता है, लैंडस्लाइड्स फील हो सकते हैं। वहीं पे कई बार स्लो भी हो सकती है, जैसे कि आपकी बिल्डिंग माउंटेन। तो सडन मूवमेंट जैसे अर्थक्वेक, वॉल्केनो, और इससे मास डिस्ट्रक्शन होती है सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर, अर्थ के सरफेस के ऊपर। नाउ वॉल्केनो, वॉल्केनो वी शेप का दिखेगा आपको। ये जो आपको सारा स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज़ योर वॉल्केनो। तो कैसे बनता है, देखो अर्थ की क्रस्ट आ गई पहले, ठीक है, ये क्रस्ट वाला एरिया है। देन इसके नीचे मेंटल आ जाएगा, 3500 किलोमीटर हमने देखा था। तो मेंटल के अंदर आपके रॉक्स मोल्ट करते हैं, गल जाते हैं, और गल गल के ये क्या करते हैं, एक मैग्मा चैम्बर बना देते हैं, मैग्मा चैम्बर। और ये एक पाइप सी बना देता है, क्योंकि अब ये मोल्टन जो मैग्मा बन रखा है इसको बाहर भी तो निकालना है, तो एक लाइन सी बन जाती है। ये जो लाइन बनी, ये बाहर वाली पाइप लाइक स्ट्रक्चर, इसको बोल देते हैं वेंट। और एक पॉइंट ऐसा आता है अर्थ क्रस्ट के ऊपर जहाँ पे आप देखोगे ये बन जाएगा ऐसे छोटा सा होल, जहाँ से ये सारा का सारा मटेरियल बाहर निकल जाता है, और इस होल को बोलते हैं क्रेटर। ये जो ओपनिंग है जिसके थ्रू मैग्मा बाहर लावा की फॉर्म में निकलेगा, उसको बोलते हैं क्रेटर। और ऊपर से फिर गैसेस भी निकलेंगी, ऐश भी निकलेगी, धूल वगैरह भी निकलेगी, और फाइनली ये जो लावा होगा ये डिपॉजिट कर जाएगा। पहले ब्रस्ट हुआ यहाँ से, फिर डिपॉजिट कर गया, और डिपॉजिट करके ये क्या बना देंगे, इग्नियस रॉक्स, जिनको प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। तो यही स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया जो आपको साइड में दे रखा है, ठीक है। तो दैट इज़ वॉल्केनो। तो वॉल्केनो होता क्या है, इट इज़ अ वेंट, यानी कि वेंट का मतलब होता है ओपनिंग इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मटीरियल इरप्ट सडनली। तो एकदम से बाहर यहाँ से सारा वॉल्केनो बाहर निकल के आता है, और ये जो पूरा स्ट्रक्चर बन गया इसको बोलेंगे वॉल्केनो, ठीक है। तो अंदर था जब, तो इसको बोलेंगे मैग्मा, और यहाँ पे लिखा है मैग्मा चैम्बर। ये जो रेड कलर का दिख रहा है ना आपको, दिस इज़ योर मैग्मा चैम्बर, जहाँ पे आपकी रॉक्स पिघल रही हैं। और जब ये बाहर निकल जाएगा तो उसको बोलेंगे लावा। यानी कि जब तक अंदर था तो मैग्मा बोलेंगे, और जब बाहर निकल जाएगा तो उसको लावा बोल देंगे, और जिस ओपनिंग से निकलेगा उसको बोलेंगे क्रेटर। और ये जो पाइप सी बनी है ना जिसके थ्रू ये मैग्मा चैम्बर से बाहर निकलेगा, ये वाली, तो इसको बोलेंगे वेंट, ठीक है ना। वो कुछ वर्ड ओरिजिन देख लो। एंडो का मतलब होता है इनसाइड। आप बायोलॉजी में इस टर्म को यूज़ कर लो, केमिस्ट्री में इस टर्म को यूज़ कर लो, कहीं मर्जी इस टर्म को यूज़ कर लो, एंडो का मतलब इनसाइड ही रहता है। एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड, यानी बाहर। जेनिक मतलब ओरिजिन, तो एंडोजेनिक जिसका ओरिजिन अंदर है, एक्सोजेनिक जिसका ओरिजिन बाहर है, ठीक है। उसके बाद देखोगे आप, सिमिलरली जब लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव करती हैं तो जो सरफेस ऑफ अर्थ है वो वाइब्रेट करता है, और ये वाइब्रेशन कैन ट्रेवल ऑल अराउंड द अर्थ, ठीक है। ये अर्थ में कहीं भी ट्रैवल कर सकती हैं। अब देखो ये आपको दोबारा से अर्थ का ही स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है कि अर्थक्वेक कैसे बनते हैं, वो चीज़ यहाँ पे आप अब देखोगे। तो जिस पॉइंट पे सबसे पहले प्लेट की मूवमेंट होगी उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस। फोकस के साथ साथ इसी का एक और नाम होता है जिसको बोलते हैं हाइपोसेंटर। ये वो पॉइंट होता है जहाँ से आपका अर्थक्वेक होना शुरू होता है। दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पे अर्थक्वेक सबसे पहले होता है। दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पे आपकी सिस्मिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। डिटेल में आगे वाले लेक्चर्स में देखेंगे, अभी इतना याद रखो, यहाँ पे सिस्मिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है।
अब सरफेस के ऊपर भी तो आना है ना वाइब्रेशन का कुछ ना कुछ इफेक्ट। तो आप देखोगे कुछ लॉन्गिट्यूडनल सी आपको लाइंस दिखेंगी, लॉन्गिट्यूडनल ये वाली, इनको बोलते हैं पी वेव्स। उसके बाद आपको कुछ ट्रांसवर्सी वेव्स दिखेंगी जिनको बोलेंगे एस वेव्स, और फिर आएंगी आपकी एल वेव्स जो बिल्कुल सरफेस पे होंगी। रोड्स वगैरह जो डिस्ट्रक्ट होते हैं दैट इज़ बिकॉज ऑफ द एल वेव्स। तो पी वेव्स जिनको लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी बोलते हैं, और एस वेव्स जिनको आप बोलते हो ट्रांसवर्स वेव्स यानी कि हॉरिजॉन्टल वेव्स। एंड डिस्ट्रक्टिव कौन सी होती हैं सबसे ज़्यादा, तो डिस्ट्रक्टिव होती हैं आपकी एल वेव्स। ठीक है, इनके बारे में अभी डिटेल आपको नेक्स्ट क्लासेस में मिलेगी, अभी इतना ही याद रखो। तो फोकस या फिर जिसको हाइपोसेंटर भी बोलते हैं, ये वो पॉइंट है जहाँ पे प्लेट्स की एक्चुअल मूवमेंट हुई, जहाँ पे अर्थ को एक एक्चुअल में हुआ, पर वो बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है, तो आपके पूरे क्रस्ट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा उसका। तो जब क्रस्ट पे ऊपर बिल्कुल सरफेस पे आएगा, ऊपर टॉप पे आ जाएगा क्रस्ट के, तो जिस पॉइंट पे सबसे पहले फील होगा अर्थक्वेक उसको बोलते हैं एपिसेंटर। तो दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पे सबसे पहले अर्थक्वेक फील होगा बाहर की सतह पे। तो सिस्मिक वेव्स आपको ऐसे रेडिएट होती हुई दिखेंगी थ्रू आउट द डायरेक्शन, और जहाँ तक ये सिस्मिक रेज वेव्स ऐसे रेडिएट करती रहेंगी वहाँ वहाँ तक अर्थक्वेक की इंटेंसिटी फील की जा सकती है। ठीक है, ये प्लेट्स की बाउंड्री है वाक के बीच में, और सिस्मिक वेव्स आगे पीछे दोनों डायरेक्शंस में आपको दिखेंगी। तो फोकस को ही हाइपोसेंटर बोलते हैं, जहाँ से अर्थक्वेक एक्चुअल में अकर हुआ, जहाँ से वो ओरिजिनेट हुआ। तो सिस्मिक एनर्जी बनी और सिस्मिक वेव्स फिर स्प्रेड होगी थ्रू आउट द अर्थ क्रस्ट, और जिस पॉइंट पे सबसे पहले अर्थक्वेक फील हुआ उसको बोलेंगे एपी सेंटर। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगी। द प्लेस इन द क्रस्ट जहाँ पे मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी प्लेट्स की उसको बोलेंगे फोकस। द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर। बिल्कुल फोकस के 90 डिग्री पे ऊपर पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं एपिसेंटर। नीचे होगा फोकस और सबसे ऊपर होता है एपिसेंटर। ये क्या करते हैं, दे आर जो ये एपिसेंटर होता है दैट इज़ अबव द फोकस। यहाँ पे आप सबसे पहले अर्थक्वेक फेस करते हो। वाइब्रेशन ट्रेवल आउटवर्ड फ्रॉम द एपिसेंटर। अब बाहर की तरफ घूमने लगेंगी ये सारी वेव्स, सिस्मिक वेव्स जो बनी। एंड यूजुअली जो ग्रेटेस्ट डैमेज होगा कहाँ पे होगा, यूजुअली क्लोजेस्ट टू द एपिसेंटर। तो जो यहाँ पे आप देखोगे सबसे ज़्यादा जो डिस्ट्रक्शन होगी एपिसेंटर के पास होगी। फिर जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता रहेगा इन सिस्मिक वेव्स का, ये रेडिएट करती रहेंगी आगे तक, उनकी इंटेंसिटी उतनी नहीं बचती, डिक्रीज़ कर जाती है जैसे जैसे सेंटर से दूर जाते हैं। फिर उसके बाद ऑल्दो जो अर्थक्वेक्स हैं उनको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट उनका जो इम्पैक्ट है उसको हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं अगर हम पहले ही प्रिपेयर्ड हों। तो कुछ एक कॉमन अर्थक्वेक प्रेडिक्शन मेथड अडॉप्ट किए गए हैं लोकली बाय पीपल, इंक्लूडिंग द स्टडिंग एनिमल बिहेवियर। पानी के अंदर जो मछलियाँ होती हैं ना वो बहुत एजिटेशन में आ जाती हैं जब उनको पता चल जाता है ना कि सिस्मिक वेव्स जब इनको फील हो जाती है, तो दे स्टार्ट टू एजिटेट। सारी की सारी फिशेज एकदम से परेशान हो जाएंगी, इधर उधर मूव करना शुरू करेंगी। तो एक सिम्टम तो ये होता है। लोकल पीपल स्पेशली जो ट्राइबल्स होते हैं ना वो इसी से पता लगा लेते हैं कि अर्थक्वेक आने वाला है। ठीक है, दूसरा केस, बहुत सारे स्नेक्स आपको सरफेस पे देखने को मिल सकते हैं। तो दीज आर द टू लोकल मेथड जिसकी हेल्प से आप अर्थक्वेक को प्रिडिक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये डिस्ट्रक्शन हुई थी बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक इन गुजरात। 26 जनवरी 2001 को ये डिस्ट्रक्शन हुआ था। 6.9 ये रिक्टर स्केल होती है आपकी एक, उसके ऊपर मेजर हो जाता है अर्थक्वेक। तो 6.9 ऑन द रिक्टर स्केल। भुज टाउन है ना जो गुजरात के अंदर, वहाँ पे एपिसेंटर मिला था। 6.9 उसकी वैल्यू थी। तो एक बार ये देख लो कि जो अर्थक्वेक है उसको हम एक मशीन से मेजर कर सकते हैं जिसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ। और ये जो मैग्नीट्यूड होता है अर्थक्वेक का उसको हम रिश्टर स्केल के ऊपर मेजर कर सकते हैं। अगर तो अर्थक्वेक रिश्टर स्केल के ऊपर मेजर होता है दो या उससे कम तो वो थोड़ा सा फील होगा। एंड अगर अर्थक्वेक आता है ओवर 5.0 तो ये काफ़ी ज़्यादा डैमेज कॉज कर सकता है। जैसे चीज़ें जो आपने टेबल पे रखी थी वो नीचे गिर जाएंगी, तो उतना फील हो सकता है। 6.0 या फिर 6.0 या इससे ज़्यादा मैग्नीट्यूड का आता है तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंसीडर किया जाता है। और इवन अगर 7.0 आ जाता है तो फिर ये तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस, ये तो डिस्ट्रक्शन ही बहुत मैसिव स्केल पे करेगा। ठीक है, तो हायर मैग्नीट्यूड इज़ कंसीडर्ड वेरी स्ट्रॉन्ग एंड 7.0 इज़ क्लासिफाइड एज द मेजर अर्थक्वेक। सिस्मोग्राफ आपको कुछ इस तरह से दिखता है और रिश्टर स्केल पे वैल्यूज़ आती हैं कितने का था। तो ये जो भुज में आया था ना इसकी वैल्यू आई थी 6.9, तो काफ़ी 7 के पास ही था मेजर अर्थक्वेक, इसको हम कंसीडर कर सकते हैं, या फिर जो हायर अर्थक्वेक है उसको कंसीडर कर सकते हैं। तो भुज टाउन में हुआ था। स्कूल सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुए थे क्योंकि उस दिन 26 जनवरी रिपब्लिक डे का प्रोग्राम चल रहा होता है स्कूल्स में, तो स्कूल सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुए थे। उस दिन बच्चों को छुट्टी नहीं थी। 971 स्टूडेंट्स एंड 31
1 टीचर्स की डेथ हो गई थी एट द स्पॉट क्योंकि बिल्डिंग्स कोलैप्स करके गिर गई। दूसरा, भुज रिलीफ एफर्ट ब्लाइटेड, कोई एफर्ट ही नहीं थे, कोई मतलब आइडिया ही नहीं था ना कि अर्थक्वेक आएगा, तो 3 दिन तक अर्थक्वेक के इम्पैक्ट देखने को मिले। फूड, ब्लैंकेट एंड मेडिकल सप्लाई सभी को नहीं मिल पाई थी। डिस्ट्रक्शन ऑफ भुज, फ़ोन लाइंस टूट गई, वाटर पाइपलाइंस, पावर स्टेशन, ट्रांसमिशन लाइन सारे नॉकआउट हो गए। एंड फायर इन द सिटी, अब देखो जहाँ पे भी फ्यूल वगैरह होगा वहाँ पे आग उसने पकड़ ली होगी क्योंकि मिक्सिंग हो गई थी उस टाइम पे सब चीज़ों की। कुकर ओवरटर्न हो गए। एमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन द क्वेक जोन, प्रेसिडेंट ने स्टेट एमरजेंसी लगा दी थी उस टाइम पे, ठीक है, आर्टिकल 356 एमरजेंसी डिक्लेयर हो रही थी। देन सीएम की क्या अपील थी टू द सेंटर कि हमारी हेल्प करी जाए बिकॉज ऑफ द मैसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ कॉज्ड बाय दिस डिज़ास्टर या फिर अर्थक्वेक। अर्थक्वेक को कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं, यानी कि कैसे हम अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं अर्थक्वेक आने से पहले, तो आने से पहले या ड्यूरिंग अर्थक्वेक या उसके बाद में तो चलो करना ही पड़ता है, बट प्रिपेयर्डनेस में क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर अर्थक्वेक आ गया तो पहले शेल्टर कहाँ लोगे, तो सेफ स्पॉट ढूंढो, जैसे किचन का जो काउंटर होता है उसके नीचे, टेबल या डेस्क के नीचे, और किसी वॉल के साइड में, इनसाइड द कॉर्नर, जो बिल्कुल कॉर्नर पे है वहाँ पे एकदम से बैठ जाओ। स्टेड अवे फ्रॉम, जैसे फायर प्लेसेस, गैस वगैरह जहाँ पे रखी होती है उससे दूर रहें। एरियाज अराउंड द चिमनीज, विंडोज़ एंड शटर इंक्लूडिंग मिरर्स, क्योंकि मिरर जब गिरेगा तो वो इंजरीज कॉज कर सकता है। एंड पिक्चर फ्रेम्स, इनसे भी दूर रहें बिकॉज ग्लास तो लगा ही होता है। बी प्रिपेयर्ड, स्प्रेड अवेयरनेस अमंग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स एंड फेस एनी डिज़ास्टर कॉन्फिडेंटली। देन मेजर लैंडफॉर्म्स, जो लैंडस्केप है हमारा ये कॉन्टीन्यूसली 2 प्रोसेसेस इसमें होती रहती हैं, 2 प्रोसेसेस फेस करता है। एक होती है वेदरिंग, एक होती है इरोजन। वेदरिंग जो होती है इसका मतलब होता है कोई रॉक टूट रही है ऑन द अर्थ सरफेस। इरोजन का मतलब है अब ये टूट रही थी ना जो, तो इसके सेडिमेंट कैरी करके ले जाएगी, ये जो सेडिमेंट्स बने इनको कैरी करके ले जाएगी, तो उसको बोलेंगे इरोजन। तो वेदरिंग का मतलब है ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। इरोजन का मतलब है विदरिंग अवे ऑफ लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट, जैसे कि वाटर, विंड, आइस, वाटर विंड आइस की हेल्प से। तो विदरिंग मतलब रॉक का टूटना, तो उसको बोलेंगे विदरिंग। पर अगर ये जो टूटी हुई चीज़ें कोई कैरी करके लेके जा रहा है, चाहे से वाटर है, आइस है, तो उस प्रोसेस को बोल देंगे इरोजन, ठीक है। सो इरोजन इज़ द वियरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट जैसे वाटर, विंड एंड आइस। और ये जो इरोडेड मटेरियल होता है इसको फर्दर वाटर, विंड ये सारे कैरी करके इवेंचुअली कहीं पे डिपॉजिट कर देते हैं। और ये जो प्रोसेस होती है इरोजन की और डेपोजिशन की, इट क्रिएट अ डिफरेंट लैंडफॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो सरफेस ऑफ अर्थ पे ये डिफरेंट लैंडफॉर्म्स क्रिएट कर देते हैं। इसके बाद आता है वर्क ऑफ रिवर। रिवर कैसे काम करती है। अच्छा, पहले क्या होता है ना, जब माउंटेन से ही ओरिजिनेट करती हैं, आपको पता है ऊपर ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर जब पिघलते हैं तो वहाँ से रिवर्स बनती हैं। पर जैसे जैसे ये ना प्लेन एरियाज़ में आएंगी तो इनका फ्लो डिक्रीज़ कर जाता है। एकदम हाइट से जब कोई चीज़ नीचे को आएगी तो बहुत स्पीड से आएगी, पर वहीं पे बॉल, मान लो बॉल आपने पहले क्या किया, एक स्लोप जैसे से फेंकी तो बहुत स्पीड में आएगी। बट व्हेन इट विल रीच टू द प्लेन ग्राउंड में आ जाएगी तो बिल्कुल स्लो मूव करेगी और एक टाइम पे रुक जाएगी। तो यही रिवर्स का फिनोमेना रहता है। तो कैसे रिवर फंक्शन करती हैं, जो रनिंग वाटर होता है रिवर का, ये लैंडस्केप को इरोड कर सकता है। और इरोड करेगा, कैसे करेगा, बिकॉज रॉक्स जो होती हैं ना आपकी 2 तरह की होती हैं। एक तो होती हैं हार्ड, जिनको तोड़ना काफ़ी टफ होता है। दूसरी होती हैं सॉफ्ट, जो कि पानी से ही टूट जाती हैं। तो ये रिवर्स क्या करती हैं, दे टम्बल्स एट स्टीप एंगल ओवर वेरी हार्ड रॉक्स और डाउन अ स्टीप वैली साइड इट फॉर्म्स अ वाटरफॉल। तो मान लो आपके पास 2 तरह की रॉक्स थी। देखो, एक थी आपके पास हार्ड रॉक, इस तरफ भी थी हार्ड रॉक, यहाँ पे थी एक सॉफ्ट रॉक। यहाँ से रिवर आई, वो क्या करेगी, सॉफ्ट रॉक को ना पिघला देगी, पिघला के यहाँ से गॉर्ज बना देगी, उसको बोलते हैं गॉर्ज, बिल्कुल ही खाली कर देगी। एक केस हो सकता है हार्ड रॉक्स जो होंगी वो आपको 2 तरफ मिलेंगी और उसके ऊपर से एक बीच में होगी और यहाँ से वाटरफॉल बन जाता है, एज यू कैन सी इन द एग्जाम्पल। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, जो सॉफ्टर रॉक थी वो अंडर कट होगी बाय द पावर ऑफ वाटर और यहाँ पे क्या बन गया आपका वाटरफॉल, ठीक है। वाटरफॉल बनेंगे, नीचे की तरफ आप देखोगे कि एक टाइम पे वाटरफॉल ऐसे गिर रहा होगा, ठीक है। एक टाइम आएगा ये अंदर की सॉफ्ट रॉक को डिग्रेड करता जाएगा और ऐसे प्लंज पूल बन जाता है, डिटेल में आगे देखेंगे।
पर ये क्या हुआ, हार्ड रॉक नहीं गली और जो सॉफ्ट रॉक थी वो गल गई बिल्कुल, बिकॉज ऑफ द पावर ऑफ वाटर। अब एग्जाम्पल दे रखे हैं, बहुत सारे वाटरफॉल हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। जो हाईएस्ट वाटरफॉल है वो है आपका एंजल फॉल वेनेजुएला में, साउथ अमेरिका। और दूसरा जो वाटरफॉल आता है वो है नियाग्रा फॉल। ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो यूएसए और जो कनाडा का बॉर्डर है बस वहाँ पे लोकेटेड है आपका नियाग्रा फॉल्स। काफ़ी पॉपुलर है, टूरिस्ट साइट है, दैट्स वाई। एंड विक्टोरिया फॉल ऑन द बॉर्डर ऑफ जाम्बिया और जिम्बाब्वे, अफ्रीका के अंदर विक्टोरिया फॉल देखने को मिलता है। ये नियाग्रा फॉल की इमेज दिखा रखी है यहाँ पे, नियाग्रा फॉल विच इज़ एट द बॉर्डर ऑफ कनाडा एंड यूएसए। जैसे ही रिवर्स प्लेन्स में एंटर करती हैं तो दे स्टार्ट टू ट्विस्ट, और ट्विस्ट करके ऐसे शेप बना देती हैं, मियांडरिंग बोलते हैं इसको। ऐसे बिल्कुल नाक की तरह शेप बना देती हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं मियांडरिंग। मियांडरिंग के टाइम पे क्या होता है, जो फ्लो होगा एक तरफ वो बहुत ज़्यादा होता है, अंदर की तरफ कम होता है, ठीक है, बाहर की तरफ ज़्यादा होता है और अंदर की तरफ कम होता है। और जब स्लो हो जाएगी तो रिवर सेपरेट हो जाती है, थोड़ा सा एक छोटा सा लेक जैसा बना देगा और उसको बोल देते हैं ऑक्सबो लेक, बिकॉज बाहरी जो प्रेशर था पानी का वो काफ़ी ज़्यादा था और अंदर ये जो अंदर को डिप्रेस सा पार्ट है यहाँ पे प्रेशर कम था। तो एक टाइम ऐसे आएगा ये स्लो होने की वजह से ये एरिया ही सेपरेट हो जाता है और वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू लेक, जिसको बोलते हैं हम ऑक्सबो लेक। और ये जो साइड का एरिया होता है फ्लड प्लेन्स का, इनको बोलते हैं लेवीज, इनको बोल देते हैं लेवीज दिस, ठीक है। तो चलो रीड कर लेते हैं। नाउ दे टर्न फॉर्मिंग लार्ज बेंड, जिनको बोलते हैं मियांडर्स, ड्यू टू कॉन्टिन्यूस इरोजन एंड डेपोजिशन। कॉन्टिन्यूसली इरोजन भी हो रही है, डेपोजिशन भी हो रही है ऑन द साइड्स ऑफ द मियांडर, और जिसकी वजह से जो मियांडर का एक लूप होगा वो क्लोजर और क्लोजर आता जाएगा। या तो हाँ, एक पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि ये जो लूप होगा ना, एक इतना ज़्यादा प्रेशर आएगा यहाँ से, ये रिवर खुद सीधी हो जाएगी और ये लूप जो है वो सेपरेट आउट हो जाएगा और बन जाएगी ऑक्सबो लेक। तो इन रीजंस की वजह से आपकी ऑक्सबो लेक बन जाती है। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जो मियांडर लूप होता है ये कट ऑफ कर लेता है खुद को फ्रॉम द रिवर एंड फॉर्म अ कट ऑफ लाइक ऑफ लेक। ये जो ये वाली लेक बनी जिसको बोलते हैं ऑक्सबो लेक। एट टाइम जो रिवर होती है इट ओवरफ्लो इट्स बैंक, कई बार ओवरफ्लो कर लेती है। दिस लीड टू द फ्लडिंग ऑफ द नेबरिंग एरिया, और जैसे जैसे ये फ्लड आते हैं ये डिपॉजिट कर देते हैं एक लेयर ऑफ फाइन सॉइल और बाकी मटेरियल सेडिमेंट्स के फॉर्म में उसके बैंक्स पे। और ये जो फ्लड प्लेन्स होते हैं इसी वजह से हाईली फर्टाइल होते हैं। ये जो फ्लड प्लेन होते हैं दे आर हाईली फर्टाइल, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स कॉन्टीन्यूसली सेडिमेंट्स लेके आ रही है। तो इसी रीज़न से जो आपका यूपी बिहार वाला एरिया है जिसको गैंगेटिक वैली बोलते हैं, वहाँ पे सेडिमेंट्स आती हैं आपकी रिवर्स लेके और डिपॉजिट कर देती हैं। इसी वजह से वहाँ पे क्रॉप की फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब जो क्रॉप करती है उसकी जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि सॉइल बहुत फर्टाइल है। जो रेज्ड बैंक्स होते हैं उनको बोलते हैं लेवीज। ये जो ऊपरी जैसे हिस्से होंगे ना इनको बोलेंगे लेवीज, जिनके बीच से ये मेंडर बनेंगे। जैसे जैसे रिवर अप्रोच करेगी टुवर्ड द सी, तो जो स्पीड होगी फ्लोइंग वाटर की वो और ज़्यादा डिक्रीज़ कर जाएगी और रिवर टूटना शुरू कर देती है और इनटू नंबर ऑफ स्ट्रीम्स में टूट जाती है, जिसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरी। दो टर्म्स होती हैं, एक होती है ट्रिब्यूटरी, एक होती है डिस्ट्रीब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है ऐसी रिवर जिसने खुद को ट्रिब्यूट कर दिया मेन रिवर के अंदर, मतलब ट्रिब्यूटरीज मेन रिवर में जुड़ती हैं, और डिस्ट्रीब्यूटरी जब मेन रिवर बहुत सारी छोटी छोटी रिवर्स में टूट जाती हैं। एज यू कैन सी इन द एग्जाम्पल, ये जो आपको साइड में दिखाया हुआ है ये मेन रिवर आ रही है और ये डिस्ट्रीब्यूटरीज बन गई। और जब रिवर स्लो हो जाती है दे स्टार्ट टू डिपॉजिट इट्स लोड। अब रिवर के अंदर क्या चीज़ें आ रही थी, सेडिमेंट्स आ रहे थे ना, कुछ तो डिपॉजिट कर दिए रास्ते में और कुछ अभी भी नहीं हुए थे, तो उनको डिपॉजिट करना शुरू कर देगा जब ये सी के साथ मिलेगी। जब सी के पास में ये आ जाती हैं तो दे स्टार्ट टू डिपॉजिट दियर डिपॉजिट्स, जो भी इन्होंने कैरी की होती हैं अपने साथ सेडिमेंट, उनको डिपॉजिट करने लग जाती हैं। और ये जब डिपॉजिट होते हैं इन कलेक्शन ऑफ डिपॉजिट से बन जाता है यहाँ पे डेल्टा। एग्जाम्पल है सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा कहाँ पे है, आपके इंडिया ये आ गया और यहाँ पे आपका बांग्लादेश वाला एरिया। तो जब गंगा ब्रह्मपुत्र आपस में मिलती हैं, बांग्लादेश में एंटर कर जाती हैं, तो ये वेस्ट बंगाल तक ऐसे एरिया बनाती हैं और यहाँ पे बनता है डेल्टा। ठीक है, ट्रायंगुलर शेप का होता है डेल्टा। ठीक है, नाउ वर्क ऑफ सी वेव। सी वेव कैसे काम करती हैं, ये कैसे इरोजन और डिपोजिशन करती हैं। सी वेव्स जो होती हैं ये भी इरोजन करती हैं और डिपोजिशन भी करती हैं। जो सी वेव्स होती हैं ये कॉन्टीन्यूसली, आपने देखा होगा समंदर की साइड में रॉक्स होती हैं, उनके साथ टकरा रही होती हैं ना, ऐसे लहरें आ रही होती हैं उसके ऊपर, तो क्रैक्स डेवलप कर जाते हैं कई बार रॉक्स के ऊपर। और ओवर द टाइम आप देखोगे ये जो क्रैक्स होते हैं ये काफ़ी बड़े और वाइड हो जाते हैं और कई बार ऐसे स्ट्रक्चर्स आपको पानी के अंदर देखने को मिलेंगे। एक होता है सी आर्च, जैसे आपने ब्रिज देखा होगा ना, इस तरह से होता है, नीचे पानी फ्लो कर रहा है सारी तरफ, ऊपर से गाड़ियाँ जा रही हैं। तो ये सी आर्च क्या होता है, बिल्कुल एक रॉक के अंदर छोटा सा एक छेद पड़ जाएगा आर्च लाइक,
आर्च लाइक जो शेप होगी उसकी, तो उसको बोल देंगे सी आर्च, और इसके बीच से फिर पानी नॉर्मल फ्लो करता रहेगा। ठीक है, ये बहुत सारी हो सकती हैं एक रॉक के ऊपर। एक तो ये कैरेक्टर आ जाता है। दूसरा आता है सी केव्स। सी केव्स, अंदर तक पानी चला जाएगा। अभी रॉक बहुत बड़ी है और अंदर तक पानी जाता रहेगा जाता रहेगा। आपने देखी होंगी वीडियोस वगैरह, उनमें दिखाई जाती हैं सी केव्स। टूरिस्ट साइट काफ़ी अच्छी बनती हैं ये सी केव्स की, टूरिस्ट साइट्स। फिर आती है एज दीज कैविटीज़ बिकम बिगर एंड बिगर ओनली द रूफ ऑफ द केव्स रिमेन दस फॉर्मिंग सी आर्चेज। हाँ, जब ये केव्स बहुत बड़ी हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी, तो फिर जाके सी आर्च बन जाती है। ठीक है, तो एक टाइम तो आएगा ना जब रॉक ख़त्म होगी एक पॉइंट पे, तो वो बन जाती है फिर सी आर्च। फर्दर अब ये बीच से भी टूट जाएगी, जहाँ पे ये आर्च बनी ना, ये अब ऊपर को तोड़ेगी 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 और ऊपर तक टूट जाएगा। तो ये साइड वाला जो हिस्सा बच जाएगा उसको बोल देंगे स्टैक। ये जो साइड में लिखा है ना आपको, ये बोलेंगे स्टैक। तो क्या हुआ, पानी ने रॉक को तोड़ना शुरू किया, पहले सी केव बनाई, और ये केव जब पूरी बड़ी हो जाएगी तो यू विल सी कि ये सी आर्च बनाएगी, और सी आर्च क्या करेगी, रॉक को दो हिस्सों में तोड़ देगी और इससे बन जाएगा स्टैक। तो दैट्स हाउ जो आपके सी की वेव्स होती हैं वो काम करती हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। फर्दर जो इरोजन होगी दैट विल ब्रेक द रूफ एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट। ये जो वॉल्स फीचर होंगे इनको बोलेंगे स्टैक्स। ये जो ये रह गए ना एंड में, उनको बोलेंगे स्टैक्स। स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ। और ये जो ऊपरी वाला हिस्सा होता है इसको बोल देते हैं सी क्लिफ, जहाँ पे आप खड़े भी होते हो फोटो खिंचवाने के लिए। सो सी वेव्स जो होती हैं दे डिपॉजिट सेडिमेंट अलॉन्ग द शोर्स फॉर्मिंग बीच। और इवन जो सीज होते हैं वो अपना सेडिमेंट छोड़ देते हैं, और सेडिमेंट छोड़ने की वजह से बीचेस बन जाते हैं, अगेन द टूरिस्ट साइट्स। नाउ वर्क ऑफ आइस देखते हैं। ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स को रिवर ऑफ आइस भी बोला जाता है, क्योंकि ये भी क्या करती हैं, लैंडस्केप को तोड़ देती हैं बाय बुलडोजिंग सॉइल एंड स्टोन टू एक्सपोज द सॉलिड रॉक बिलो। अब आपने देखा होगा पहाड़ों में होते हैं ना जाके ग्लेशियर, तो पहाड़ी का भी कुछ पार्ट आएगा, वहीं से तो सेडिमेंट चलने शुरू होते हैं, और साथ में ये जो स्नो होगी वो मेल्ट भी करती जाएगी, यहाँ से सेडिमेंट कैरी भी करती जाएगी। तो जो ग्लेशियर्स होते हैं दे कार्व आउट डीप हॉलोज देयर, बड़े बड़े होलोज, ऐसे डीप डिप्रेशंस वहाँ पे बना देते हैं। जैसे जैसे ये आइस मेल्ट करती है दे गेट फिल्ड अप विद वाटर। जैसे जैसे ये आइस मेल्ट करेगी और जो पीछे डिप्रेस्ड कैविटीज़ बनाई थी वहाँ पे पानी बन जाता है, और जब पानी बनता है तो अल्टीमेटली वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू ब्यूटीफुल लेक्स इन द माउंटेन। ये मटेरियल कैरी करती हैं, द मटेरियल कैरिड बाय द ग्लेशियर सच एज रॉक, बिग एंड स्मॉल दोनों होंगी, सैंड भी होगा, सिल्ट भी होगी, तो वो सारा डिपॉजिट कर जाता है। दीज डिपॉजिट फॉर्म्स ग्लेशियल मोरेन्स, इनको बोलते हैं ग्लेशियल मोरेन्स। ये जो दिख रहा है ना आपको, दिस इज द ग्लेशियल मोरेन। वर्क ऑफ विंड, अब विंड कैसे काम करता है। डेजर्ट एरिया में आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे पहाड़ों जैसे छोटे छोटे पहाड़ों लाइक स्ट्रक्चर बने होते हैं, बड़ी सी पहाड़ होती है ना उसका छोटा स्ट्रक्चर होता है पहाड़ों। ठीक है, सो हमारे लोकल एक्सेंट में बोलते हैं। सो इट इज़ सैंड ड्यून। ठीक है, छोटे छोटे पहाड़ों के ये टिल्ले से जो बन जाते हैं ना, दैट इज सैंड ड्यून। तो अब देख लेते हैं, कई बार विंड जो होती है इट ऑल्सो एक्ट लाइक अ एक्टिव एजेंट। ये भी इरोजन और डेपोजिशन कॉज करती है डेजर्ट्स में। डेजर्ट में आपने देखा होगा जो रॉक्स होती हैं कई बार मशरूम शेप की मिलती हैं, इस तरह से मिलती हैं। क्यों? क्योंकि अगेन ये जो हार्ड रॉक होगी ये स्लोली डिग्रेड करेगी, सॉफ्ट रॉक जल्दी कर जाती है, और जो विंड होगी वो इसको तोड़ती रहेगी कॉन्टीन्यूसली, और जब टूटती है तो एक मशरूम की तरह स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये जो मशरूम रॉक होती हैं ये भी बन जाती हैं। तो ये किसका फीचर है? डेजर्ट का। Winds erode the lower section of the rock more than the upper part, क्योंकि नीचे ज़्यादा फ्लो होगा। Therefore such rocks have narrower base and wider top, और इसकी वजह से वो दिखती हैं लाइक अ मशरूम। जब विंड ब्लो करती है तो ये लिफ्ट करती है एंड ट्रांसपोर्ट करती है सैंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जब ये रुक जाती हैं चीज़ें तो सैंड फॉल हो जाता है एंड डिपॉजिट कर जाता है इन द लोअर हिल्स। ठीक है, और उनको बोल देते हैं सैंड ड्यून्स। एक और होता है बार्चन्स। बार्चन्स में क्या होता है? बार्चन्स जो होते हैं सैंड ड्यून्स, जैसे ये बने आपके सैंड ड्यून्स। कई बार क्या होता है बिल्कुल हल्के पार्टिकल्स होते हैं ना, वो ऐसे टिल्ला सा बनाते रहेंगे और यहाँ पे एक क्रीसेंट शेप डिपॉजिट हो जाती है। यहाँ से हवा आ रही थी, हल्के पार्टिकल ऐसे ऐसे डिपॉजिट करके एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, और दूसरी तरफ से देखोगे तो क्रीसेंट शेप का दिखेगा। तो ये क्रीसेंट शेप का जो दिखता है वो बार्चन्स होते हैं। और सैंड ड्यून पहाड़ी की तरह, इसी पहाड़ी पे कई बार छोटे छोटे और पार्टिकल्स डिपॉजिट करते रहते हैं और वो क्रीसेंट शेप दिखते हैं आपको। ठीक है, इनको बोलते हैं बार्चन्स। व्हेन ग्रेन्स ऑफ सैंड आर वेरी फाइन एंड लाइट, तो विंड कैन कैरी इट ओवर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस। तो ऐसे सैंड जो होते हैं वो डिपॉजिट कर जाते हैं बहुत ज़्यादा एरियाज़ में, उनको बोलते हैं लोइस। ये जो बहुत दूर तक जाते हैं उनको लोइस बोल देते हैं।
ऐसे डिपॉजिट लोइज के आपको चाइना के अंदर दिखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो लोइज होते हैं दे कैन बी सीन इन द चाइना। चलो इसी के साथ आपका ये चैप्टर होता है कंप्लीट। तो यहाँ पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं, विच इज़ नॉट एन इरोजनल फीचर ऑफ द सी वेव्स। तो सी वेव्स का कौन सा यहाँ पे फीचर नहीं है, तो क्लिफ हमने देखा, फीचर ऑफ सी वेव्स, सी केव भी हमने देखी एंड बीच, अच्छा क्लिफ है लिखा हुआ, ठीक है, सी क्लिफ नहीं है तो क्लिफ आ जाएगा इसका आंसर। बाकी दोनों फीचर्स आपके सी वेव्स के हैं। वो डिपोजिशनल, अच्छा नॉट एन इरोजनल पूछा है, नॉट एन इरोजनल कि जहाँ पे कोई चीज़ टूटी नहीं है तो वो आपके बीच आ जाएंगे। क्लिफ में भी टूट रहा था, सी केव में भी टूट रहा था, पर बीच में डिपॉजिट हो रहा था, ठीक है, डिपॉजिट आ जाएगा। डेपोजिशनल फीचर ऑफ ग्लेशियर इज कॉल्ड, तो उसको क्या बोला था हमने, मोरेन, विच इज़ कॉज्ड बाय द सडन मूवमेंट ऑफ द अर्थ, तो यहाँ पे वॉल्केनो आ जाएंगे। फोल्डिंग हमने देखा था, डायस्ट्रॉफिक था, और फ्लड प्लेन आपके लास्ट वाले में थे। मशरूम रॉक्स आर फाउंड इन, तो ये हमने देखा डेजर्ट्स में मिलते हैं। ऑक्सबो लेक्स आर फाउंड इन, तो ये रिवर वैलीज के अंदर मिलते हैं, मियांडरिंग हुई थी उनसे बने थे। ग्लेशियर को हमने देखा रिवर ऑफ आइस भी बोल देते हैं। फिर उसके बाद जो आपकी मशरूम रॉक थी ये कहाँ पे देखी हमने, डेजर्ट्स में देखी, तो डेजर्ट यहाँ पे नहीं है। उसके बाद देखो बीच, सी शोर पे मिलेंगे आपको सैंड ड्यून्स, सैंड ड्यून्स आपके आ जाएंगे, पहले वाटरफॉल कर लेते हैं, हार्ड बेड रॉक, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा अर्थक्वेक, अर्थक्वेक में वाइब्रेशन ऑफ अर्थ होगी। देन आता है आपका सैंड ड्यून, सैंड ड्यून हमने देखे डेजर्ट्स में। एंड फिर आते हैं मियांडर्स, कौन बनाती हैं, रिवर्स, ठीक है। सो इसी के साथ आपका ये चैप्टर होता है कंप्लीट। एंड नाउ वी विल बी डूइंग नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। अभी के लिए इतना ही। टिल देन वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।